हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेरे प्यारे भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं मैथ सीखने के लिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमारी गणित की एक जर्नी शुरू हो रही है। शुरू से लेकर आखिर तक आप टिके रहते हैं तो मैं हर एक बच्चे से वादा करता हूं कि वो गणित सीखेगा भी, सवाल भी सॉल्व करने लगेगा, 100% स्कोर भी करेगा। बस शुरू से लेकर आखिर तक आपको हमारे साथ टिके रहना है मेरे दोस्त। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको यह फील होता है कि सर, हमारा मैथ कमजोर है, हमको गणित से डर लगता है या हमसे सवाल नहीं होते? आप में से कितने बच्चे हैं ऐसे? आप में से मैं पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको गणित से डर लगता है, या जिन्होंने कभी आज तक, जैसे आपकी कोई 20 साल का है, कोई 21 साल का है, कोई 25 साल का है, कि उसने कभी गणित बहुत ज्यादा सॉल्व ही नहीं किया, कभी मैथ ढंग से पढ़ा ही नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए, छोटी छोटी या बड़ी से बड़ी, तो आपको गणित पढ़ना पड़ेगा, गणित सीखना पड़ेगा, गणित में मेरे दोस्तों स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब गणित सीखना आपके लिए ऑप्शन नहीं, आपकी मजबूरी है, क्योंकि बिना गणित सीखे आप नहीं निकाल सकते बेटा गवर्नमेंट जॉब। एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, अगर आपका मैथ कमजोर है तो आपकी रीजनिंग भी कमजोर है, यह समझ लीजिए। अगर आपका मैथ मजबूत होगा तो उसके साथ साथ आपकी रीजनिंग और एनालिटिकल अप्रोच भी जो है मजबूत हो जाएगी। यानी कि एक सब्जेक्ट के साथ साथ ये दोनों सब्जेक्ट चलते हैं, मैथ प्लस रीजनिंग। और मेरे दोस्तों, आप जीएस कितना भी पढ़ लो, कितना भी जीएस सुबह शाम पढ़ लो, एक दिन में 10-10 घंटे, आप कभी जीएस में 100% स्कोर नहीं कर सकते। आप जीएस में 60%, 70% स्कोर कर लो, बहुत अच्छी बात, बड़ी बात है। आप जीएस के 25 सवालों में से 16-15 सवाल ठीक कर लो, बहुत बड़ी बात है। आप कितना भी मेरे दोस्तों अंग्रेजी पढ़ लीजिए, 25 में से 22-23 सवाल ही ठीक होंगे, 2-3 सवाल हमेशा गलत हो जाएंगे, बहुत ही रेयर चांस है। लेकिन मैथ और रीजनिंग, ये दो ऐसे सेक्शन हैं जिनमें 100% स्कोर करने की गारंटी है। और ऐसे बच्चे हैं लाखों जिन्होंने नौकरी ली है और इन दोनों सब्जेक्ट में उनका 100% स्कोर था। 100% स्कोर मेरे दोस्त। यानी कि यह बात आप मान के चलिए कि बिना मैथ और बिना रीजनिंग मजबूत करे आप नौकरी ले लो, यह असंभव है। या फिर थोड़ा बहुत पढ़ के नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो पेपर में थोड़े बहुत ही सवाल कर पाओगे। आप उस बच्चे से कैसे लड़ाई करोगे जो 100% स्कोर कर रहा है, जो मैथ के 25 के 25 सवाल पेपर में ठीक करके आ रहा है, जो रीजनिंग के 25 के 25 सवाल कैसे ठीक करके आ रहा है? नौकरी तो उसी की लगेगी ना जिसके नंबर ज्यादा होंगे। आपकी कोई पर्सनैलिटी, आपकी कोई गरीबी या कोई आर्थिक समस्या देखकर तो आपको कोई नौकरी मिलने नहीं वाली है। तो ये मान के चलिए, अगर आपको मेरे दोस्तों आज के समय में गवर्नमेंट जॉब चाहिए जहां कट ऑफ बहुत हाई पहुंच चुकी है, आपको मैथ में और रीजनिंग में 100% स्कोर करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि एक दो सवाल आपसे गलती से गलत हो जाए, लेकिन टारगेट यही होना चाहिए कि हम मैथ और रीजनिंग में 100% स्कोर करें, इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करें, और बेटा जीएस में तो सभी बराबर सा ही स्कोर करते हैं। कोई बहुत विरला ही बालक होता है जो जीएस में बहुत ज्यादा सवाल ठीक करके आता है। ठीक है भाई, इस सब्जेक्ट को जल्दबाजी में ना लें, इस सब्जेक्ट को जल्दबाजी में ना लें कि ये बहुत जल्दी जल्दी मैं कर लूंगा, या मैं 2 महीने में मैथ सीख जाऊंगा, या मैं 3 महीने में मैथ सीख जाऊंगा। ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि 2 महीने 3 महीने में बच्चे सिलेबस भी खत्म कर सकते हैं, बच्चे मैथ भी सीख सकते हैं, बच्चे कंपटीशन में निकाल सकते हैं। लेकिन वो बच्चे अलग होते हैं बेटा। वो बच्चे होते हैं जो आईआईटी से पास है, जो एनआईटी से पास है, जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, जिन्होंने पहले
भी तैयारी कर रखी है, जिनका ऑलरेडी एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनकी बहुत महंगे स्कूल में स्कूलिंग हुई है, वो बच्चे 2-3 महीने में भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत गरीब तरीके से, बहुत लोअर मिडिल क्लास से हैं, जिनको बहुत बढ़िया स्कूलिंग नहीं हुई, जिनकी एजुकेशन कोई बहुत बढ़िया नहीं हुई, जिनके टीचर्स कभी बहुत अच्छे नहीं मिले। तो आप ये मत सोचो कि मैं 2 महीने 3 महीने में कर लूंगा। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी में आए हो तो 1 साल, 1 साल का टारगेट बना के रखो। आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो, 1 साल में मेरे दोस्त आप मैथ्स भी सीख सकते हो, रीजनिंग भी सीख सकते हो, इंग्लिश भी अच्छे से समझ सकते हो और जीएस भी तैयार कर सकते हो। 1 साल का समय लगेगा, क्योंकि इस 1 साल में बेटा आपको सिलेबस भी पढ़ना है, उस सिलेबस पढ़ने के बाद उस सिलेबस का रिवीजन भी करना है, सिलेबस रिवीजन के बाद आपको सिलेबस की प्रैक्टिस भी करनी है, प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, तब जाके आप तैयार हो पाओगे। और ये सारा प्रोसेस 1 साल का समय लेगा, 1 ईयर का। वो बहुत अलग बालक होते हैं मेरे दोस्त जो 6 महीने में ही काम कर लेते हैं, भाई उनकी क्षमता डबल है। हर इंसान की क्षमता अलग अलग होती है। मैं अगर 10 आदमी खड़े कर दूं और बोलूं ईंटा लेके पहाड़ पे चढ़ो, तो कोई आदमी अपने सर पे 5 ईंटा ही रख पाएगा, कोई 10 ईंटा ही रख पाएगा। हो सकता है कोई आदमी ऐसा हो जो 40 ईंटा लेके पहाड़ चढ़ जाए, 40 ईंट सर पे रख के। हर आदमी की क्षमता अलग अलग होती है, सबको एक तराजू में जो है नापना बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात, बहुत से बच्चे पूछे कि सर मैथ मजबूत करने के लिए कितना घंटे पढ़े, वो आप पे डिपेंड करता है। कोई बच्चा 1 घंटा पढ़े काफी है मैथ, कोई बच्चा 4 घंटा पढ़े तो भी कम पढ़ेंगे उसको मैथ समझने के लिए, वो क्योंकि उसके दिमाग की क्षमता ऐसी है। ये एक स्लो प्रोसेस है, धीरे 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 जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आपकी समझने की स्पीड तेज होगी, जैसे जैसे आप सवाल लगाओगे मेरे दोस्तों वैसे वैसे आपकी स्पीड तेज होगी सवाल करने की, और जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो हमको बेटा दोनों चीजों पे काम करना है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। ध्यान रखिएगा, एक बच्चा ऐसा है जो केवल गणित सीखना चाहता है, केवल गणित सीखने वालों का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। आप कहोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि पेपर में बेटा चाहिए स्पीड। आपको 1 घंटे में 100 सवाल सॉल्व करने, 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैं आधे घंटे में 3 सवाल सिखाता हूं, उनको तो भी लगता है सर फास्ट हो रहा है। आप खुद सोचो, अगर आप आधे घंटे में 3 सवाल नहीं समझ सकते, उनको कॉपी में उतार नहीं सकते साथ साथ, तो आप 1 घंटे का पेपर में 100 सवाल कैसे करके आओगे सॉल्व, जहां मैं भी आपके साथ नहीं रहूंगा। आप खुद सोचो बेटा। देखो हमें थोड़ा स्पीड से तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, सिलेबस बहुत बड़ा है और समय जो है वो बहुत कम है। केवल हम गणित सीखने से काम नहीं चला सकते अगर हमारी स्पीड तेज ना हो। सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी हो और जिसकी स्पीड भी बहुत अच्छी हो। आपको गणित पूरा आता है, भारत में ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्हें 1 घंटे की बजाय 3 घंटे दे दिए जाने कि 3 घंटे है, ले एसएससी सीजीएल प्री का पेपर सॉल्व कर ले। हर बच्चा कर लेगा, वो हर बच्चा कट ऑफ क्लियर कर लेगा, लेकिन समस्या यह है कि पेपर में 1 ही घंटे का होता है। ठीक है, तो आपको एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है मेरे दोस्तों और आपको स्पीड पे भी ध्यान देना है। और बेटा आप कहोगे सर ये कैसे बढ़ेगी, हमारी एक्यूरेसी और स्पीड कैसे मजबूत होगी, बताता हूं मैं आपको। थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं मेरे भाई। तो मेरे दोस्तों पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, जितने ज्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट जान सकते हो जानो। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है, मैं क्लास में कितनी भी बार समझाऊं आपको तभी बहुत अच्छे समझ में आएंगे जब आप घर पे जाके 2-3 बार खुद से लिख के देखोगे। मैंने एक बात समझा दी, उसको घर पे जाके खुद से लिख के देखो, खुद से करके देखो, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तब जाके आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। कुछ बच्चे कहते हैं बेसिक से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है। ये एक्चुअली बेसिक से नहीं पढ़ना चाहते आप केवल बेसिक ही पढ़ना चाहते हैं, केवल बेसिक ही।
जो लोग ये कहते हैं बेसिक से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ाइए, बेसिक से पढ़ना है, वो बेसिक नहीं पढ़ना चाहते। बेसिक से नहीं, वो केवल बेसिक ही पढ़ना चाहते हैं। और आप अपने दिमाग में एक बात डाल लीजिए अच्छी तरीके से कि केवल बेसिक पढ़ लेने से, केवल बेसिक सवाल लगा लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत हल्का हल्का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, बहुत हल्के हल्के सवाल कराते हैं, है ना। उनको 1-1 लाख, 1.5 लाख, 40-40, 50-50 बच्चे देख भी रहे हैं। हर बच्चे को उनकी क्लास देख के लग रहा है कि यार मैं भी सीजन निकाल सकता हूं। वो दिन में सपने देख रहा है, दिन में, क्योंकि उसे वास्तविकता का पता ही नहीं कि एग्जाम में किस लेवल तक पूछा जा रहा है। आप बहुत बेसिक बातों को तो आसानी से पकड़ लोगे, लेकिन जैसे ही लेवल बढ़ता है आपके दिमाग की नसें हिलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अगर किसी कॉन्सेप्ट की शुरुआत मेरे दोस्तों यहां से होती है तो हम बहुत नीचे से पढ़ाएंगे, यहां तक तो हर बच्चा समझ जाता है, टीचर पढ़ाते भी यहां तक है। लेकिन बेटा मेरे भाई, एग्जाम में आता तो यहां तक है ना, इस चीज को हम कैसे छोड़ दें। ये मेरे दोस्तों ग्रीन सिग्नल, ये जो पिंक सिग्नल है, पिंक, इसे हर बच्चा समझ लेता है, हर बच्चा एडेप्ट कर लेगा। लेकिन जैसे ही एक लेवल बढ़ेगा वैसे ही दिमाग की नसें हिलना शुरू हो जाते हैं और बच्चा बौखला जाता है। वो बौखलाना कैसे बंद होगा? बौखलाना कैसे बंद होगा? जब आप घर पे जाके उन्हीं चीजों को दोबारा करके देखोगे, 3 बार करके देखोगे, 4 बार करके देखोगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जिस दिन आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करोगे उस दिन आसान के साथ साथ मुश्किल सवाल भी मेरे दोस्तों होने लगेंगे आपसे। केवल आसान कॉन्सेप्ट और आसान सवाल के पीछे मत भागो, वो आपको बर्बाद कर देंगे, वो आपको नौकरी से दूर ले जाएंगे। वो आपको मीठे जरूर लगेंगे करने में, लेकिन वो बेटा पेपर में केवल आसान चीजें नहीं आती हैं। आपको अच्छे सवाल भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करने पड़ेंगे, मुश्किल चीजें भी करनी पड़ेंगी। कोई बालक ये सोचता है कि पहले मैं प्री के सवाल, प्री के कंटेंट पढ़ लेता हूं, बाद में मेंस की तैयारी करूंगा। वो समय बीत गया जब प्री और मेंस में 3-3 महीने का गैप मिलता था, बच्चे खुल के तैयारी कर पाते थे। आज प्री के पेपर में और मेंस के पेपर में मात्र 40 दिन का गैप मिलता है, और 40 दिन में कोई मेंस की तैयारी नहीं कर सकता। यानी कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ें तो पूरा पढ़ें। हर कॉन्सेप्ट पे इजी सवाल भी बनता है, मॉडरेट भी बनता है, और बहुत मुश्किल भी बनता है जो दिमाग की नसें खोपड़ी खोल कर रख दे, जिसको 1 साल को समझने में शायद आपको 1 घंटा लग जाए। वो भी आपको साथ साथ ही करना है, चाहे आपको कितनी भी परेशानी क्यों ना हो समझने में। प्री और मेंस एक साथ ही पढ़ना है, चाहे आपको पढ़ने में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। यह सुन लीजिए, जो वो बच्चे बेवकूफ हैं जो पहले प्री की बात करते हैं फिर बाद में मेंस के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों का कुछ नहीं होना, क्योंकि उनकी तैयारी हमेशा आधी अधूरी रह जाती है। ठीक है जी। चलिए, दूसरी बात मेरे दोस्त कि हर साल सिलेबस तो सेम है, सिलेबस तो सेम है, बस 2-4 चैप्टर नए ऐड हुए, जैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ गया है, स्टैटिक्स सांख्यिकी बढ़ गया है, लेकिन कंटेंट हर साल बढ़ता जा रहा है, बैच बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ क्लास ज्यादा होती जा रही हैं, शीट में क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे मेरे दोस्त, हम आज क्या शुरू करने वाले हैं? हम आज शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। हम आज क्या शुरू करने वाले हैं? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम हम शुरू करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो जब मैं 2019 में पहली बार मैंने कैरिबल एप्लीकेशन पे जो है बैच पढ़ाया था नंबर सिस्टम, तो उस नंबर सिस्टम की मात्र मेरे दोस्तों 9 क्लास हुई थी, 9 क्लास हुई थी, और लगभग 140 सवालों में नंबर सिस्टम खत्म हो गया था। यह बात आप मान के चलिए कि जब मैंने 2019 में पहली बार पढ़ाया था तो नंबर सिस्टम की मात्र 9 क्लास हुई थी, 9 क्लास, और 140 सवाल में मेरे दोस्तों 140 क्वेश्चन में चैप्टर खत्म हो गया था। लेकिन 2019 के बाद 2019, 20, 21, 22, 23 और 24, 6 साल बीते। अब
अब इन 6 सालों में हर साल पेपर हुए, सीजीएल का पेपर हुआ, सीटीएल का पेपर हुआ, सीपीओ का पेपर हुआ, एमटीएस का पेपर हुआ, सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ, स्टेट एग्जाम हुई, टीचिंग का, बिहार टीचर का पेपर हुआ, बीपीएससी हुआ, डीडीए का पेपर हुआ, सीडीएस का पेपर हुआ। हर साल मेरे दोस्तों, हर साल इतने ज्यादा एग्जाम भारत में होते हैं। हर साल 7,000 से ज्यादा नए सवाल आ जाते हैं। हर साल 7,000 से ज्यादा नए सवाल देश में पैदा हो जाते हैं। जैसे जनसंख्या हर साल बढ़ते जा रही है भाई, देश में अनाज लिमिटेड है, देश में पानी उतना ही है, देश की जमीन उतनी है, लोग जो है मच्छरों की तरह पैदा हुए जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ऐसे ही यहां पर है कि भाई सिलेबस तो उतना ही है, चैप्टर्स लिमिटेड हैं, चैप्टर्स उतनी ना, चैप्टर बढ़ाए गए ना, सिलेबस बढ़ाया गया, लेकिन हर साल इतने ज्यादा पेपर होते हैं ऑनलाइन होने की वजह से। पहले पेपर होता था ऑफलाइन। सीजीएल का पेपर है सुबह और शाम 3 शिफ्ट में, पेपर खत्म हुआ, खत्म हो गया। आज वही पेपर 40 शिफ्ट में होता है। तो जहां पहले एग्जामिनर को 25 मैथ के 75 सवाल बनाने पड़ते थे, आज वहीं ऑनलाइन पेपर कराने के लिए एक शिफ्ट में 25 सवाल, तो 40 शिफ्ट में कितने, 1000 सवाल हो गए। एक एग्जाम में 1000 सवाल नए हो रहे हैं केवल सीजीएल का पेपर करवाने के लिए। अब इन जो इतने सारे पेपर होते हैं हर साल सीजीएल के, भाई भरोगे तो आप सीजीएल का भी फॉर्म, आप सीटीएल का भी फॉर्म भरोगे, आप एमटीएस का फॉर्म भी भरोगे, आप कांस्टेबल की भर्ती निकल आएगी वो भी भरोगे, कुछ समय में बिहार कांस्टेबल की भर्ती निकलेगी आप वो भी भरोगे, क्योंकि फॉर्म बड़े सस्ते हैं आजकल सरकारी नौकरियों के, इसलिए बच्चा सारे फॉर्म भरता है और फिर सब में उम्मीद लगाता है कि मेरी सब में नौकरी लग जाए। अब ये इतने सारे जो सवाल हैं, ये सवाल हमें शीट में अपडेट करने पड़ते हैं। हर साल मेरे दोस्तों नए सवाल इसमें आते रहते हैं और हम शीट में ऐड करते रहते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्लासेस और कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जहां पहले 9 क्लास में हो रहा था, आज वही मेरे दोस्तों लगभग आपकी 16 से 18 क्लास में जाके एक चैप्टर खत्म हो रहा है ये। और हमें 300 से ज्यादा क्वेश्चंस कराने पड़ रहे हैं, 300 से ज्यादा सवाल केवल नंबर सिस्टम सिखाने के लिए बच्चों को। यानी कि अगर आप आज से 5 साल पहले तैयारी करने आते तो जितनी मेहनत आपको आज करनी पड़ रही है, इसकी केवल आधी ही मेहनत करनी पड़ती और आपको केवल आधा ही पढ़ना पड़ता। अगर आप आज से 5 साल पहले तैयारी करते, जितना ज्यादा आप सरकारी नौकरी लेने में डिले हो गए, जितना ज्यादा, ये मेरी बात बहुत गौर से सुनेगा, कोई ये टीचर एक्सप्लेन नहीं करता इस तरीके से, ना बच्चे को ये सब गहराई पता। जितना ज्यादा डिले होता जाएगा उतने ज्यादा लोग ग्रेजुएट होते जाएंगे। वो सब कंपटीशन की दुनिया में सबको सरकारी नौकरी चाहिए, वो भीड़ बढ़ती चली जाएगी। वैकेंसी लिमिटेड है, कम हो रही है या उतनी है, बढ़ नहीं रही, वैकेंसी बढ़ नहीं रही, या कम हो सकती है उतनी रहेंगी। अब मेरे दोस्त, और हर साल लाखों ग्रेजुएट होते हैं, लाखों बच्चे ग्रेजुएट होते हैं और उसमें से लाखों बच्चे जो हैं सरकारी नौकरी की तैयारी में आते हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ती जा रही हैं, वो कि हर साल नए नए सवाल आ रहे हैं, बच्चों को ज्यादा प्रैक्टिस कराना पड़ता है, ज्यादा टफ होता जा रहा है, चीजें ज्यादा डिटेल में बताना पड़ता है, ज्यादा टाइप के सवाल कराने पड़ते हैं। पहले कॉन्सेप्ट अगर 2 टाइप पढ़ाने पड़ते थे तो आज पढ़ाने पड़ते हैं 5 टाइप। सिलेबस या चैप्टर्स नहीं बदला, सिलेबस के अंदर का, चैप्टर्स के अंदर के टाइप बढ़ गए और वो आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि समय लगेगा। तो जहां 5 से 6 महीने में बैच खत्म होता था, आज वहां आपको 8 से 10 महीने देना पड़ेगा, तब जाके आप प्री प्लस मेंस दोनों के लिए तैयार हो पाओगे। प्री प्लस मेंस दोनों की बात कर रहा हूं मैं। वो अलग बात है कि आप हल्का हल्का पढ़ लीजिए प्री के हिसाब से तो आप जल्दी कर लें, लेकिन मेंस में क्या करोगे? बिना मेंस के सिलेक्शन होने वाला है नहीं बिल्कुल भी। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें थी, मैंने आपको बता दिया कि कंपटीशन किस लेवल का होना है, उसी को ध्यान में रख के तैयारी करें मेरे प्यारे बच्चों। देखिए
नंबर सिस्टम में मेनली चार चीजें आती हैं। पहला तो आपका नंबर सिस्टम हो गया, संख्या पद्धति। फिर आपका होता है मेरे दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ मेरे दोस्तों, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन हिंदी में इसको कहते हैं सरलीकरण, और कैलकुलेशन ट्रिक्स कि भाई जल्दी वर्ग कैसे करें, जल्दी गुणा कैसे करें, दशमलव को कैसे हटाएं, ठीक है, जल्दी वर्गमूल कैसे निकालें, जल्दी घनमूल कैसे निकालें, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में। और सबसे आखिर में शर्ट्स और इंडिसेस, घातांक एवं करणी। आप किताबों में देखोगे मेरे दोस्तों, या हम भी इसको अलग अलग पढ़ाते हैं, पर ये चारों चैप्टर हैं एक ही फैमिली का हिस्सा, ये एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार के। नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, शर्ट्स इंडिसेस, घातांक करणी। अगर मैं इनके एग्जाम में वेटेज की बात करूं तो जिन एग्जाम में 25 सवाल आते हैं, जैसे कि सीजल प्री का पेपर हो गया, सीतसल प्री का पेपर हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, उन सभी एग्जाम में 25 में से 2 से 3 क्वेश्चन इन चारों चैप्टर्स के देखने को मिलेंगे, 2 से 3 सवाल 25 में से, ठीक है। ओके मेरे दोस्त। अब जैसे आपका सीपीओ का पेपर होता है, सीपीओ भी 5-6 लाख बच्चे देते हैं हर साल। सीपीओ के पेपर में प्री में मैथ आता है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, तो 50 में से 4 से 5 क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, इन चारों चीजों से मिलाकर, ठीक है भाई मेरे। चलिए, अगर आप मेरे दोस्तों मेंस का पेपर दोगे, सीजीएल के मेंस का या सीएचएसएल के मेंस का पेपर दोगे, तो मेंस के पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं, और 30 क्वेश्चंस में से मेरे प्यारे भाई मात्र 2 से 3 क्वेश्चन ही नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, शर्ट इंडिसेस और सिंप्लीफिकेशन के होंगे। मेंस का पेपर दोगे मेरे दोस्तों। अगर आप कोई पुलिस वगैरह का पेपर देते हैं, पुलिस का पेपर दोगे या रेलवे का पेपर दोगे, तो मैथ के 20 सवाल ही आते हैं ज्यादातर उसमें, है ना। पुलिस का पेपर दोगे या रेलवे का पेपर दोगे, ठीक है, पुलिस या कांस्टेबल का पेपर दोगे या टीचिंग का पेपर होता है, तो 20 सवाल आते हैं, और उन 20 में से मेरे दोस्तों चूंकि स्टेट एग्जाम में नंबर सिस्टम ज्यादा पूछा जाता है, तो 2 से 4 सवाल तक, किसी किसी शिफ्ट में 4-4 सवाल भी नंबर सिस्टम से आते हैं, ठीक है। आप सीडीएस का पेपर दोगे जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों, सीडीएस का पेपर दोगे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें डिफेंस का, तो उसमें 8 से 10 सवाल आपके नंबर सिस्टम से होते हैं इन चारों चैप्टर से मिलाकर, तो ये इसका वेटेज है। यानी कि 2 सवाल जो है, आप ही मान के चलिए आपको 2 सवाल पेपर में सही करने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, कम से कम आपको मेरे दोस्तों 300 सवाल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और आपको सैकड़ों कॉन्सेप्ट जानने पड़ेंगे, ठीक है जी। एमटीएस के पेपर में भी मेरे दोस्तों 25 ही क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन उसमें होंगे नंबर सिस्टम इन सबके मिलाकर। हर एग्जाम का मैंने बता दिया है कि भाई जिस एग्जाम में इतने इतने क्वेश्चन आएंगे उसमें से नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, शॉर्ट इंडिसेस, इन चारों का कितना वेटेज रहेगा। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं मेरे दोस्तों आज की क्लास, या फिर हम आज का कॉन्सेप्ट शुरू करें नंबर सिस्टम का बेटा कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास का मेरे प्यारे भाई कॉन्सेप्ट नंबर 1, आज की क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर 1 बहुत डिटेल में, बहुत धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है जी। मैंने पूरे चैप्टर को कई सारी शीट्स में डिवाइड कर दिया। इस चैप्टर में 7 से 8 शीट होंगी, हर शीट में अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग टाइप होंगे, अलग अलग वैरायटी होंगी, तो 7 से 8 शीट में मैंने पूरे चैप्टर को डिवाइड किया नंबर सिस्टम को, कॉन्सेप्ट 1। बच्चों क्या आप लोगों को भाग देना आता है? स्टूडेंट्स क्या आपको भाग देना आता है? मुझे बताओ क्या आप लोगों को भाग देना आता है? जैसे भाई एक संख्या है 58, मैं 58 को भाग देता हूं मेरे दोस्तों, किससे भाग दे देते हैं? 11 से।
तो बताओ भाग देने पर क्या होगा? 58 को मैं 11 से भाग दूं, क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? जल्दी से बताओ। सभी को भाग देना आता है, बहुत बेसिक सी बात से शुरुआत करेंगे। एक संख्या है 58। 58 को मेरे दोस्तों हम 11 से भाग देते हैं, तो बताइए कितनी बार भाग जाएगा? सभी को डिवाइड करना आता है? अब बेटा डिवाइड करना नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, बैच है जीरो टू हीरो, मैं यहां पे आपको डिवाइड करना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको जल्दी डिवाइड करना सिखाऊंगा। डिवाइड करना आपको आना चाहिए। सरकारी नौकरी की तैयारी करने से पहले आपको भाग देना आना चाहिए, कि भाग देना सीखने की उम्र आपकी निकल गई। अब आपको क्या सीखना है कि हम जल्दी कैसे किसी संख्या में भाग दें, जल्दी। देखो अगर हम 58 को भाग दे 11 से, तो 58 तो 11 से पूरा भाग नहीं होगा। आप बताओ, 58 तो 11 से पूरा नहीं कटता। अब 58 से जस्ट छोटा है, हम 58 को भाग देना 58 को, 58 से जस्ट छोटा वाला ऐसा नंबर ढूंढो जो 11 से कटता हो। कौन सा है बेटा? 55। तो कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार। 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 55 चला जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो कितना शेषफल बच गया? 3। 3 मेरे दोस्तों आपका शेषफल बच गया, 3 आपका रिमाइंडर बच गया, 3। इसको बोलते हैं मेरे प्यारे भाई हम रिमाइंडर, या हिंदी में कहते हैं शेषफल। भाग देने पर सबसे आखिर में जो बच जाता है, भाग देने पर सबसे आखिर में जो बच जाता है नीचे, उसको हम रिमाइंडर या हिंदी में शेषफल कहते हैं, शेषफल। यही है, ये बात सभी को पता है कि भी 58 से जस्ट छोटा ये नंबर ढूंढो जो 11 से कटता है। आप कहोगे सर 55, 11 पंजे 55 जाएगा, कितना बच जाएगा? 58 में से 55 घटाना पड़ेगा, घटाने पर नीचे 3 बच जाएगा, इसे हम 3 कहते हैं, इसे हम कहते हैं शेषफल या रिमाइंडर मेरे प्यारे बच्चों। इतना ही आपको समझना है, इतनी ही काफी है, इतनी ही मेरे दोस्तों आपका धन्यवाद है अगर आप बेहतरीन जानते हैं। अगर आखिर में शेषफल 3 बच रहा है, तो इसका मतलब ये जो नंबर 58 है, ये जो नंबर 58 है, ये 11 से भाग नहीं होता। ये जो नंबर 58 है मेरे दोस्तों, ये 11 से पूरा डिवाइड नहीं हुआ, 11 से पूरा भाग नहीं हुआ। आप बोलोगे हां जी सर, आपने बिल्कुल अच्छी बात यहां पर हमें बताई और हमें मजा आ गया। यानी कि ये जो नंबर 58 है, जब मैंने 11 से भाग किया तो आखिर में 3 शेषफल बच गया, शेषफल बच गया, यानी कि 58 11 से पूरा भाग नहीं हुआ। अब पूरा भाग हो जाने का क्या मतलब है, या इंग्लिश में कहें कंप्लीटली डिविजिबल का क्या मतलब है? अगर आखिर में शेषफल 0 बच जाए तो हम उसको कहते हैं कि भाई पूरा पूरा भाग हो गया। जैसे मेरे प्यारे भाई ये है 112। अब 112 को मेरे प्यारे भाई मैं 14 से डिवाइड करूं, बताओ कितनी बार जाएगा बेटा? कैसे भाग करेंगे 112 को 14 से? अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि 112 को 14 से भाग करो, जल्दी से बताइए, तो कितनी बार भाग जाएगा? आप कहोगे सर ये तो 14 अट्ठे 112 होता है, सर ये तो 14 अट्ठे 112 होता है, ये तो सर पूरा का पूरा कट गया। अब 112 में से 112 घटाएंगे तो क्या बच गया? शेषफल 0 बच गया, रिमाइंडर 0 बच गया। यानी कि जब मैं 112 को 14 से भाग देता हूं तो आखिर में रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा? शेषफल 0 बच रहा है, 0। शेषफल क्या आ रहा है भाई मेरे? 0। इसका मतलब ये जो 112 है, ये जो नंबर 112 है, ये 14 से कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरा डिवाइड होता है 14 से। ये जो नंबर 112 है, ये 14 से कंप्लीटली डिविजिबल है। या फिर ये जो नंबर 112 है, 14 से पूरा पूरा भाग होता है, 14 से पूर्णतः विभाज्य है। ये जो नंबर 112 है मेरे प्यारे भाई, ये 14 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर आखिर में रिमाइंडर 0 बचता है
तो हम ये कहेंगे कि ये जो हमारी संख्या 112 है, हम भाग किससे दे रहे हैं यहां पर? 14 से। वो 14 से पूरा पूरा भाग होती है, 14 से कंप्लीटली डिविजिबल है। बात सही है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। अगर मैं इस बात को मैथमेटिक्स में और बेहतर तरीके से लिखूं तो मैं ये कहूंगा कि ये जो 14 है, 112 14 से पूरा पूरा भाग हो गया। 112 जो है 14 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया। यानी कि जो 14 है मेरे दोस्तों, ये जो संख्या 14 है, 14 ये 112 का एक फैक्टर है, 112 का एक गुणनखंड है। 14 जो है 112 का क्या है मेरे प्यारे भाई? एक फैक्टर है। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं गुणनखंड। 14 जो है 112 का एक फैक्टर है या गुणनखंड है। गुणनखंड, गुणनखंड, खंड मतलब होता है टुकड़ा, गुणन मतलब गुणा का एक टुकड़ा। गुणनखंड को मैं अगर देसी भाषा में कहूं बच्चा। 14 जो है 112 का एक बच्चा है। 112 14 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, क्योंकि भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। तो ये जो एक 14 है ये 112 का एक बच्चा है। 112 में ऑलरेडी 14 छुपा हुआ होता है। 112 का मतलब ही होता है बेटा 14 अट्ठे 112। तो 112 में ऑलरेडी 14 छुपा होता है। 112 के अंदर खुद 14 छुपा हुआ होता है। 112 में 14 पहले से शामिल होता है, यानी कि 112 का एक बच्चा है 14। तो मेरे दोस्तों अगर किसी संख्या को 112 को 14 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो संख्या 14 से भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है, तो ये संख्या 14 112 का एक फैक्टर या गुणनखंड कहलाती है, यानी कि एक बच्चा है। समझ में आए मेरे प्यारे भाई? अरे पढ़ने पे ध्यान दीजिए। वो भी होगा आकाश। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? तो 14 जो है 112 का एक फैक्टर है, एक बच्चा है। क्यों बच्चा है? क्योंकि 112 जो है वो 14 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचता है। अब यहां जैसे मैंने 58 को 11 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बच गया? 3 बच गया। यानी कि 11 जो है 58 का फैक्टर नहीं है। क्या 11 58 का फैक्टर है? नहीं है, कोई इन फैक्टर नहीं है, क्योंकि भाग करने पर रिमाइंडर 3 बच रहा है। क्लियर बात? यहां तक आप बोलोगे हां जी सर, यहां तक एकदम बात क्लियर है, इसमें एक भी हमें धेले की परेशानी नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट आप जानेंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखो, अगर बच्चा है तो पापा भी होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब हम 112 को डिवाइड करते हैं 14 से, तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। यानी कि ये जो संख्या 112 है हमारी, ये जो संख्या 112 है ये 14 से पूरा पूरा डिवाइड हो गई, यानी कि 14 112 का एक फैक्टर है। या फिर मैं उल्टा कहूं तो मैं ये कहूंगा कि ये जो संख्या 112 है, 112 14 का एक मल्टीपल है। 112 जो है वो 14 का एक मल्टीपल है। मल्टीपल, मल्टीपल, मल्टीपल। हिंदी में हम लोग कहते हैं इसे गुणक। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसे गुणक। गुणक 112 जो है वो 14 का एक पापा है। 112 में ऑलरेडी 14 छुपा हुआ होता है। 14 की किसी संख्या 8 में गुणा करने पर 112 आ रहा है। यानी कि जो 112 है 14 का एक मल्टीपल है, एक गुणक है। मल्टीपल का मतलब 14 की किसी नंबर में गुणा करके 112 आएगा। तो 112 क्या बन गया? 14 का मल्टीपल बन गया। तो मल्टीपल का मतलब होता है बेसिकली पहाड़ा। जैसे मेरे दोस्तों मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूं 14। मैंने आपके सामने एक संख्या लिख दी बेटा 14। तो 14 के मल्टीपल क्या क्या होंगे? 14 किन किन संख्याओं को डिवाइड करेगा? 14 14 को डिवाइड करेगा, 14 कम 14, 14 28 को डिवाइड करेगा, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। 14 जो है 42 को भी भाग करेगा 3 बार, 14 चौका 56, 56 को भी भाग करेगा 4 बार, 14 पंजे 70, 70 को भी भाग करेगा, 14 चिंग 84। तो ये सब जो संख्याएं 14 के मल्टीपल हैं, ये सब 14 के मल्टीपल्स हैं। 14 के मल्टीपल्स।
ये वो सभी संख्याएं जो 14 से डिवाइड होती हैं, ये वो सभी संख्याएं मेरे दोस्तों जो 14 से डिवाइड होती हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो आपको फैक्टर और मल्टीपल दोनों में फर्क समझ में आया? अरे भाई आकाश, चुपचाप पढ़ी बेटा, मुर्दे की तरह चुपचाप बिना कुछ बोले। वहां से भी करेंगे, लेकिन ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सीक्वेंस में है। आकाश, क्या आपको फैक्टर और मल्टीपल समझ में आया कि मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है? अगर हम किसी संख्या 112 को डिवाइड करते हैं 14 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि जो संख्या 14 है 112 का एक बच्चा है। बच्चा मतलब फैक्टर। उल्टा ये कहेंगे कि ये संख्या 112 14 से पूरी भाग हो रही है, 14 से भाग हो रही है, तो 112 14 का एक पापा है, यानी कि 14 का एक मल्टीपल है, 14 का एक गुणक है। दोनों फर्क को बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए, समझ लीजिए। आगे अगला कॉन्सेप्ट जानो, बहुत छोटी छोटी बातें बेटा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट जानिए मेरे प्यारे भाई। मैंने अभी आपको समझाया कि अगर हम 112 को, अगर हम किसी संख्या 112 को 14 से डिवाइड करेंगे, 14 से, तो 14 से डिवाइड करने पर मेरे दोस्तों रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा? तो आपको मैंने अभी समझाया कि सर 14 अट्ठे 112 8 बार चला जाएगा, शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। ये बताया मैंने आपको बेटा, यही मैंने बताया। बोलो कि सर अगर आप 112 को 14 से डिवाइड करोगे तो 14 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा मेरे दोस्तों, 0। अब मेरे प्यारे भाई 112 का एक फैक्टर 14 है, 112 का गुणनखंड है, 112 का एक बच्चा है 14। तो अगर आप 112 को 14 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आ रहा है? 0। अब बेटा 14 क्या होता है? 14 क्या होता है मेरे दोस्तों? 14 होता है 7 दूनी 14, 7 गुणा 2 14, 14 होता है बेटा। यानी कि 14 का भी एक बच्चा 7 है, 14 का भी एक फैक्टर 7 है मेरे प्यार भी, 7। तो आपको यह बात समझनी चाहिए कि अगर आप 112 को 14 का फैक्टर 7 है, अगर 112 को 14 के फैक्टर 7 से ही डिवाइड करोगे तो भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो भी भाग करने पर शेषफल 0 ही आएगा। अगर 112 को 14 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आ रहा है, क्योंकि क्यों आ रहा है? क्योंकि 14 112 का एक फैक्टर है, 112 का एक बच्चा है। तो बच्चे के बच्चे क्या हुए? पोते हो गए, पोते। तो अगर आप 14 के भी फैक्टर, 14 का फैक्टर 7 भी होता है, 2 भी होता है, अगर आप 14 को 7 से भाग करेंगे तो भी पूरा डिवाइड होगा, 14 को 2 से भाग करेंगे तो भी पूरा का पूरा भाग होगा। विकास कुमार यादव सर, शुरू में सब समझ आता है लेकिन बाद में नहीं आने लगता है, क्योंकि विकास कुमार यादव आपके दिमाग की क्षमता भी इतनी है कि केवल आपका दिमाग आसान चीजों को ही पढ़ सकता है और समझ सकता है, बहुत वीक है। बहुत सारे बच्चों के पास समस्या यह है कि सर ऐसी हल्की हल्की बातें तो हम समझ लेते हैं, बाद में खोपड़ी गर्म हो जाती, समझ ही नहीं आता, क्योंकि आपके दिमाग की भी मानसिक क्षमता नहीं है उतनी कि आप उस लेवल को अटेन कर पाए, उस लेवल को फिट कर पाए। वो लेवल कैसे होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता समझ में आए या ना आए, केवल मुर्दे की तरह पढ़ते रहो, केवल मुर्दे की तरह पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, मुर्दे की तरह पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, बिना हलक से आवाज निकाले मुर्दे की तरह पढ़ते रहो, बिना ये देखे कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या सीख रहा हूं। एक दिन आपके दिमाग का जो लेवल है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और वो ऐसा समय होगा कि जब आप तो टीचर कुछ भी बताए, कुछ भी बताए टीचर, आपका दिमाग तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा। ये सब कुछ ट्रेनिंग का खेल है, ट्रेनिंग का खेल, ट्रेनिंग का। जितना ज्यादा आप दिमाग को ट्रेन करोगे उतना ज्यादा ही आपके हिसाब से काम करेगा।
जब नया लड़का फौज में भर्ती होता है तो उसका शरीर देखो कैसा सॉफ्ट सा होता है, उसके हाथ कितने मुलायम होते हैं। जब फौज में जाने से पहले उसकी साल भर की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद देखना उसके ये डोले शोले एकदम टाइट हो जाते हैं, ये हाथ एकदम ऐसे सॉलिड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी शरीर को 1 साल की टफ ट्रेनिंग दी गई है। सुबह 4 बजे उठाया और रात 9 बजे तक ट्रेनिंग, कभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी मैदान में दौड़ रहे हैं, कभी बंदूक से एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या 1 साल शरीर को ट्रेनिंग दी। दिमाग भी ट्रेनिंग का खेल है। जितना ज्यादा आप दिमाग को ट्रेन करोगे उतना ज्यादा मेरे दोस्तों आपका दिमाग चलेगा। आप बहुत लेट हो गए काम करने में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बचपन से दिमाग को ट्रेन कर चुके हैं। कोई बच्चा 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, जैसे मैं खुद का एग्जांपल लूं, जब मैं 9th क्लास में था तो मैं डेली 4-5 घंटे मैथ पढ़ता था। और जब मैं 12th में था तो मैंने डेली 7 से 8 घंटे मैथ पढ़ा, डेली केवल मैथ 7 से 8 घंटे, और उसके बाद 5-6 घंटे फिजिक्स। तो मैं, अगर कोई बच्चा 7 से 8 घंटे अपने बचपन में मैथ्स पढ़ रहा है तो उसका दिमाग वहीं ट्रेन हो गया। आपने वो काम नहीं किया, आपकी ट्रेनिंग बाकी है, वो अब आपको करनी पड़ेगी। बुढ़ापे में आके लेट हो गए आप। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि फैक्टर के फैक्टर से भी डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। ये सब बहुत बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए समझे। अगली कॉन्सेप्ट अब आएगा बेटा, अगला कॉन्सेप्ट अब आएगा। आ जाइए बेटा, अगला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, सवाल छू मंतर। सवाल छू मंतर मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा। मैं आपके सामने 4 चीज लिखूंगा। ए की पावर n प्लस बी की पावर n। अगला, ए की पावर n प्लस बी की पावर n। फिर से यहां देखिए, ए की पावर n माइनस बी की पावर n। फिर से यहां ए की पावर n माइनस बी की पावर n। आप कहोगे सर आपने एक ही बात को 2-2 बार क्यों लिखा है? चलिए खत्म करते हैं आपका डाउट। ए की पावर n प्लस बी की पावर n में मेरे दोस्तों यहां जो पावर n है वो एक विषम संख्या है। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से भाग नहीं होती, जैसे 3, 5, 7, 11। ये वो नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होते मेरे दोस्तों। तो पावर n जो है यहां पर एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या। ए की पावर n प्लस बी की पावर n, यहां पावर जो है n, ये ऐसा नंबर है मेरे दोस्तों कि एक इवन नंबर है, इवन नंबर। यहां n जो है वो इवन नंबर है मेरे प्यारे भाई, एक सम संख्या है, सम संख्या, एक इवन नंबर है, सम संख्या। आइए, ए की पावर n माइनस बी की पावर n। बेटा यहां जो पावर n है ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर, यानी कि एक विषम संख्या है, विषम संख्या। और यहां जो पावर n है, ए की पावर n माइनस बी की पावर n, यहां पावर n एक इवन नंबर है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से भाग हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा 2 से भाग होगा, उन्हें हम इवन नंबर या हिंदी में सम संख्याएं कहते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो बेटा मैंने आपके सामने 4 संख्याएं लिखी हैं। ध्यान देने वाली बात है कि पावर या घात सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ए पे पावर अलग है और बी पे पावर अलग है, गलत बात। पावर सेम होनी चाहिए। अगर यहां पावर n है मेरे प्यारे भाई तो यहां भी पावर n ही होनी चाहिए, हर जगह पावर सेम होनी चाहिए। अब मुझे करना क्या है? मुझे यह पता लगाना है कि जो चारों संख्याएं आपके सामने बोर्ड पर लिखी हैं, जो चारों संख्या आपके सामने बोर्ड पर लिखी हैं, इनमें a प्लस बी और a माइनस बी से कौन कौन भाग होता है। इनमें a प्लस बी और a माइनस बी से कौन कौन डिवाइड होता है, ये बताओ। a प्लस बी और a माइनस बी से कौन कौन डिवाइड होता है, हमें यह बताना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी,
ए प्लस बी और ए माइनस बी से कौन कौन भाग होगा, कौन कौन डिवाइड नहीं होगा? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी और ए माइनस बी। जैसे ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके सामने कोई संख्या लिखी हुई है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, जहां पावर एन एक विषम संख्या है, जहां पावर एन एक विषम संख्या है मेरे प्यारे भाई, एक ऑड नंबर है, चाहे कुछ भी हो, चाहे पावर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, ऑड पावर होनी चाहिए। तो ये नंबर बीच में प्लस है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हमेशा ही ए प्लस बी से डिवाइड होगा, हमेशा। ऐसा हर एक नंबर हमेशा ए प्लस बी से डिवाइड होगा, ऑलवेज, चाहे कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, लेकिन ए माइनस बी से डिवाइड नहीं होगा। हमेशा ये ए प्लस बी से भाग होगा, लेकिन ए माइनस बी से भाग नहीं होगा। चलो, नहीं समझोगे? जब तक मैं पूरी बात ना कह दूं मेरे प्यारे भाई, कुछ ना कहें अपने मुंह से, जब तक मैं पूरी बात ना समझा दूं। मैंने लिखा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। पावर क्या है? एक ऑड नंबर आपको लेना है, ऑड नंबर, एक विषम संख्या आपको लेनी है। तो बेटा अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं, अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं कि भाई 1 एक ऑड नंबर है, अगर मैं n का मान 1 लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 किसके बराबर हो जाएगा? a प्लस बी के बराबर हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी से डिवाइड होगा। अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं तो एक संख्या क्या बन जाएगी? a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, तो यानी कि a प्लस बी हो गया, a प्लस बी से पूरा पूरा भाग होगा। अगर मैं n की जगह 3 रखता हूं, 3 तो संख्या क्या होगी बेटा? a क्यूब प्लस बी क्यूब होगी, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, n की जगह 3 रखो। अगर आपको याद हो मेरे दोस्तों, और आपको याद होगा ही, मुझे पूरा विश्वास है, आप पढ़े हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है? a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। दिख रहा है सभी को फॉर्मूला? आप बोलोगे हां जी सर दिख रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में भी ए प्लस बी आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में भी ए प्लस बी आता है। यानी कि मेरे दोस्तों, चाहे मैं n की जगह पावर 1 रखूं तो भी a प्लस बी से भाग होगा, अगर मैं n की जगह पावर 1 रखूं तो भी a प्लस बी से भाग होगा, a प्लस बी से भाग होगा, और अगर मैं n की जगह पावर 3 रखूं तो भी a प्लस बी आना ही आना है। देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर a प्लस बी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक बच्चा ही तो है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक बच्चा ही तो है a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब का। ऐसे ही अगर मैं n की जगह 5 रखूंगा, 5 फॉर्मूला होगा अलजेब्रा का, आप n की जगह 5 रखो, 7 रखो, 9 रखो, 11 रखो, हमेशा ये a प्लस बी आना ही आना है, हमेशा a प्लस बी आना ही आना है मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि एक नियम बन गया कि आप n की जगह कुछ भी पावर रखो, मैंने आपको 1 और 3 रख के दिखाया, हमेशा a प्लस बी आएगा ही आएगा, a प्लस बी से डिवाइड होगा ही होगा मेरे दोस्त। यानी कि मेरे प्यारे भाई कि a की पावर n प्लस b की पावर n अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है मेरे प्यारे भी, पावर अगर ऑड है, पावर अगर ऑड है, मैं अगर इसको a प्लस बी से डिवाइड करूंगा, a प्लस बी से, तो डिवाइड करने पर हमेशा शेषफल 0 आएगा, डिवाइड करने पर हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा शेषफल, हमेशा। क्योंकि a की पावर n प्लस b की पावर n का हमेशा एक गुणनखंड, चाहे पावर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, मैंने बहुत सारे एग्जांपल लेके नहीं दिखाया आपको, 2 ही एग्जांपल लेके दिखाया मैंने आपको। टाइम वेस्ट है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम की बहुत कीमत है, समय बहुत कम है, सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर पावर ऑड है तो a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा a प्लस बी से भाग होगा, और भाग करने पर शेषफल हमेशा 0 आएगा। a की पावर n प्लस b की पावर n का
ऑलवेज एक फैक्टर ए प्लस बी होगा। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का हमेशा फैक्टर ए प्लस बी होगा, लेकिन ए माइनस बी नहीं होगा। ए माइनस बी का कोई जिक्र ही नहीं है। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का हमेशा एक फैक्टर, हमेशा एक गुणनखंड ए प्लस बी होगा अगर पावर ऑड है। ए माइनस बी नहीं होगा, क्योंकि ए माइनस बी आ ही नहीं रहा। अब जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूं, एग्जाम्पल की ये बताओ बेटा, ये बताओ जरा कि 15 की पावर 31 प्लस 24 की पावर 31 को 39 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा? ये मेरा सवाल है आप लोगों से, बताना जरा, करके बताओ जल्दी से। बेटे कॉन्सेप्ट, पेपर में कॉन्सेप्ट थोड़ा ना पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल ये आएगा कि बताओ 15 की पावर 31 प्लस 24 की पावर 31 को 39 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। यही हेडिंग होगा सवाल का। 15 की पावर 31 प्लस 24 की पावर 31 को 39 से डिवाइड करने पर, 39 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। तो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि भैया ये जो सवाल में हमको दिया गया है ये किस फॉर्म का है, ये क्या दिया गया मुझे सवाल में सबसे पहले पहचानना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर ये देखो, ये ए की पावर एन बीच में प्लस, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है, ये ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है। जहां पावर कैसी है, पावर ऑड है। पावर कैसी है मेरे दोस्तों, पावर एक ऑड नंबर है, विषम संख्या 31 2 से भाग नहीं होता। और मैंने अभी समझाया कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ये जो नंबर है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, अगर ये नंबर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है, पावर अगर ऑड है, पावर अगर विषम नंबर है, तो ये हमेशा ए प्लस बी से डिवाइड होगा। ये नंबर हमेशा 15 प्लस 24 कितना होता है, 39। ये नंबर हमेशा 39 से पूरा डिवाइड होगा। ये नंबर हमेशा 39 से डिवाइड होगा, और 39 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 0। खत्म, बस सिंपल सी बात है। पंद्रह की पावर 31 प्लस 24 की पावर 31 का एक फैक्टर 15 प्लस 24 यानी कि 39 होगा, और 39 से डिवाइड करने पर मेरे दोस्तों शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। इतनी सी बात है, समझ में आ गया एग्जाम्पल से। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट देखने में अजीब लगता है, जब उस पर एग्जाम्पल दिया जाए हर बच्चे को क्लियर हो जाता है, लेकिन आपको शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब आप ये मुझे खुद ही बताओगे, आप मुझे खुद ही बताओ मेरे प्यारे भाई, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, बीच में क्या है, माइनस। अगर बीच में माइनस है मेरे प्यारे भाई, बीच में क्या है बेटा, माइनस है, माइनस। अगर बीच में माइनस है, माइनस, तो ये ए प्लस बी से डिवाइड होगा या ए माइनस बी से डिवाइड होगा। समझने वाली बात यह है कि अगर बीच में माइनस है तो ये कभी भी ए प्लस बी से डिवाइड नहीं होगा, ये हमेशा ए माइनस बी से डिवाइड होगा। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में अगर पावर एक ऑड नंबर है तो ये नंबर हमेशा ए माइनस बी से डिवाइड होगा, ए प्लस बी से डिवाइड नहीं होगा भाई मेरे, ए प्लस बी से भाग नहीं होगा। यह भी मैं आपको बड़ी डिटेल में लिख के बता देता हूं कि दोस्त ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, कभी भी इस टाइप की कोई संख्या आपको लिखी हुई मिले, कभी भी इस टाइप की कोई संख्या आपको लिखी हुई मिले, बस ये चेक कर लेना कि पावर क्या है। अगर पावर ऑड है तो ये नंबर हमेशा ए माइनस बी से डिवाइड होगा।
इस टाइप की कोई भी संख्या हमेशा a माइनस बी से भाग होगी। क्यों होगी भाई मेरे? अगर मैं n को 1 रखता हूं, अगर मैं n को 1 रखता हूं 1, तो हो जाएगा a की पावर 1 माइनस बी की पावर 1। a की पावर 1 माइनस बी की पावर 1 क्या आ जाएगा? a माइनस बी। a की पावर 1 माइनस बी की पावर 1 क्या हो जाएगा? a माइनस बी। देखो a माइनस बी से भाग हो गया। और बेटा अगर मैं n को यहां पर 3 रखता हूं, 3 रखता हूं n को 3, तो भाई ये a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। यानी कि अगर मैं पावर 1 रखता हूं, n की जगह 1 रखता हूं, तो भी मेरे दोस्तों a माइनस बी से भाग हो रहा है। मैं n की जगह 3 रख रहा हूं तो भी a माइनस बी से डिवाइड हो रहा है। हालांकि आपको फॉर्मूला याद नहीं है, मेरे को तो याद है ना, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर मैं n की जगह 5 रखूं ना, 5, अगर मैं n की जगह 5 रखूं तो a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 का फॉर्मूला होता है a माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद नहीं है, मुझे याद है बेटा। a की पावर 4 3 2 1 0, b की पावर 4 बी क्यूब बी स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला होता है बेटा। ये फॉर्मूला होता है ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 का। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा देखने में, मैं तो कह नहीं रहा याद करो आपको, हमें तो केवल एक कॉन्सेप्ट समझाना है कि भाई चाहे n की जगह आप 1 रखो तो भी a माइनस बी से भाग होगा, n की जगह आप 3 रखो तो भी a माइनस बी आएगा, आप n की जगह 5 रखो तो भी a माइनस बी आएगा। क्योंकि पावर ऑड होने पर a की पावर n माइनस बी की पावर n में पावर ऑड होने पर हर फॉर्मूले में a माइनस बी आना ही आना है। a माइनस बी एक फैक्टर हमेशा बनेगा ही बनेगा, a माइनस बी आना ही आना है, a माइनस बी आना ही आना है। कोई भी पावर रहे, अगर पावर ऑड है तो a माइनस बी एक फैक्टर बन रहा है, और a माइनस बी अगर फैक्टर बन रहा है तो a माइनस बी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अरे भाई दिमाग में कुछ घुसता है कि नहीं घुसता है? मैंने अभी समझाया कि भाई 112 का एक फैक्टर होता है 14, तो अगर 112 को 14 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। यहां पर यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब a की पावर n अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है तो a की पावर n माइनस बी की पावर n का ऑलवेज एक फैक्टर a माइनस बी होगा, ऑलवेज फैक्टर a माइनस बी होगा। एक बात समझने में आप पता नहीं कितना टाइम लेते हो भाई, बहुत ज्यादा टाइम लेते हो, बहुत स्लो प्रोसेसर है आपका, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेसर है। अगर पावर एक विषम संख्या है तो a की पावर n माइनस बी की पावर n का हमेशा एक फैक्टर a माइनस बी होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल लेके दिखा तो दिया यार, जरूरी थोड़ा ना कि हम 100 एग्जाम्पल से समझें। पर ये तो फॉर्मूला फैक्टर कैसे बन गया? अरे भाई आकाश, फॉर्मूले में यार मैं आपके सामने ये बिल्कुल यार कैसे बालक हो, मैं आपके सामने लिखता हूं 112 बराबर 14 इंटू 8, ये मैंने लिखा। यानी कि 112 का एक बच्चे 112 14 गुणा 8 के बराबर है, 14 गुणा 8 के बराबर, 112 जो है 14 गुणा 8 के बराबर है। 112 क्या है? 14 गुणा 8, 14 गुणा 8। तो 112 का एक बच्चा 14 भी है, 112 का एक बच्चा 8 भी है। 14 और 8 दोनों ही 112 के फैक्टर हैं। आपको नहीं दिख रहा कि भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब है a माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक बच्चा ये भी है, एक बच्चा ये भी है। ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 है, ए माइनस बी गुणा समथिंग ये। ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 का एक बच्चा ये भी है, एक बच्चा ये भी है, इसी के तो बच्चे हुए दोनों।
जब मैं तुम्हारे सामने लिखता हूं कि 112 बराबर 14 गुणा 8, तो 14 क्या 112 का बच्चा, 8 क्या 112 का बच्चा। केशव देखना वीडियो रुक गई क्या? केशव क्लास नहीं चल रही, देखो जरा। अरे नहीं चल रही भाई, लाइव क्लास बंद हो गई है। चल गई। चल रही है। ये आपको याद नहीं कर रहे बेटा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। मैं डायरेक्ट लिख देता फिर आप ये कहते कि सर बताओ कहां से आया। अब मैंने आपको ये समझाया कहां से आया है, तो आप ये कह रहे हो सर फॉर्मूले तो हमें याद ही नहीं। याद करने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं याद करने की। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं भाई कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में अगर पावर ऑड है, ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लिख के दिखा दिए। इन एग्जाम्पल से मैं देख सकता हूं कि हमेशा ए माइनस बी एक गुणनखंड बन रहा है, फैक्टर बन रहा है। इसका मतलब ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का हमेशा एक फैक्टर ए माइनस बी होगा। अगर पावर एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन हमेशा ए माइनस बी से डिवाइड होगा, ऑलवेज ऑलवेज। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं, ये बताओ जरा, हम आपसे सवाल पूछते हैं मेरे प्यारे भाई। क्या सवाल ले ले बेटा, ये बताओ। 73 की पावर 59 माइनस 13 की पावर 59 को 15 से डिवाइड करने पर, 15 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल आएगा? ये मेरा सवाल है आपसे, बताओ बेटा। ये क्वेश्चन आ गया पेपर में। पेपर में सब कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो मैंने आपको प्रूफ करके समझाया है। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट का प्रूफ समझने के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। 73 की पावर 59 माइनस 13 की पावर 59 को 15 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? पेपर में सवाल ही आएगा। तो सबसे पहले ये पहचानो किस टाइप की संख्या दी हुई है। ये जो संख्या आपको दी है बेटा, ये जो संख्या आपको दी है 73 की पावर 59 माइनस 13 की पावर 59, ये किस टाइप की संख्या है? तो आप कहोगे सर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन है। बिल्कुल ऐसा नंबर है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। सर बीच में माइनस है। पावर देखिए, पावर क्या है मेरे दोस्तों? पावर एक ऑड नंबर है, 59 एक ऑड नंबर है। पावर एक ऑड नंबर है, विषम संख्या। यानी कि 73 की पावर 59 माइनस 13 की पावर 59, ये जो संख्या आपके सामने है, इसका एक फैक्टर क्या होगा बेटा? इसका ये जो संख्या 73 की पावर 59 माइनस 13 की पावर 59 है, इसका एक फैक्टर 73 माइनस 13 यानी कि 60 होगा। ये इस संख्या का एक गुणनखंड 60 होगा। ये जो संख्या है ये 60 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। ये जो संख्या है 60 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। इस संख्या का एक बच्चा 60 है। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर कोई संख्या 60 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 15 से डिवाइड भी होगी। भाई अगर कोई संख्या 60 से डिवाइड होती है तो 60 का ही एक बच्चा होता है बेटा 15। 15 चौका 60, 60 का ही एक बच्चा होता है 15। अगर इस संख्या का, ये जो आपके सामने संख्या लिखी हुई है, इस संख्या का एक फैक्टर है 73 माइनस 13 ए माइनस बी, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में अगर पावर ऑड है तो इसका एक गुणनखंड 73 माइनस 13 60 होगा। अगर ये संख्या 60 से भाग हो रही है तो ये संख्या 60 का ही एक फैक्टर मेरे प्यारे भाई 15 है, तो 15 से भी भाग होगी, और 15 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 0।
ठीक है, चलिए देखो दोनों तरीके से समस्याएं हैं भाई। जैसे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 1, पावर डिफरेंट हुई तो कैसे करेंगे, पावर डिफरेंट हुई तो दूसरा जुगाड़ देखेंगे, वो दूसरा टाइप है, पहले ये टाइप तो पढ़ लो मोनिका, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं सीधा सीधा ये लिख के बता दूं कि चलो सवाल करते हैं, तो बच्चे पूछते हैं सर ये आया कहां से। जब मैं उनको ये बताता हूं कि यहां से आया, तो फिर ये कहते सर आपने अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं याद कराया। जब मैं अलजेब्रा का फॉर्मूला बताता हूं, तो आप कहते हो सर आपने सीधा अलजेब्रा बता दिया, आपने नंबर सिस्टम नहीं बताया। यानी कि चारों तरफ से मैं कुछ भी करूं, बच्चों को समस्या ही होनी है। क्यों? क्योंकि गणित एक जाल की तरह है, और ये पूरा जाल आपस में कनेक्टेड है, पूरा जाल। ऐसा नहीं कि आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो तो आपको और बाकी चैप्टर्स का कतई ज्ञान नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें आनी चाहिए, ठीक है। और जरूरी नहीं कि हमारे एक चीज का प्रूफ समझें, ये जरूरी नहीं है कि हम एक हर एक चीज का प्रूफ समझें, ठीक है। अगर हमको सीधा कॉन्सेप्ट भी याद है तो भी हमारा काम चल जाएगा, सीधा कॉन्सेप्ट भी याद है नहीं यश, ओके। आगे चले, अगला कॉन्सेप्ट, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। अगर पावर एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, अगला कंसेप्ट देखिए, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ये और ये दोनों सेम है, फर्क क्या है पावर का। यहां पावर क्या था ऑड नंबर, यहां पावर क्या है इवन नंबर। अगर पावर इवन नंबर है बेटा, तो ध्यान रखिएगा आप खुद से भी कर सकते हैं, ना तो ये ए प्लस बी से डिवाइड होगा, ना ही ये ए माइनस बी से डिवाइड होगा, ना तो कभी ये ए प्लस बी से डिवाइड होगा और ना ही ये ए माइनस बी से डिवाइड होगा। यानी कि इस पे पेपर में सवाल आएगा ही नहीं, इस पे पेपर में सवाल आएगा ही नहीं, ये हमारे काम की चीज ही नहीं है। अब हमारे काम की चीज बनती है ये, बचती है ये, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। अगर पावर एक इवन नंबर है, अगर पावर एक सम संख्या है, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो दो से कट जाते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12, तो ए की पावर एन माइनस, बीच में माइनस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा बेटा, ये देख लिया करो, बीच में माइनस है प्लस है, पावर इवन है ऑड है, बस ये दो चीजें आपको देखने की, बीच में माइनस है प्लस है, पावर ऑड है इवन है, ये दो चीज आपको चेक करनी है। अब आप मुझे बताओ कि ये संख्या है, ये ए प्लस बी से भाग होगी या ए माइनस बी से भाग होगी, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यार भाई, ज्यादातर बच्चे खुद ही बता रहे हैं कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। अगर पावर इवन है बेटे, अगर पावर इवन है, तो ये नंबर ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा और ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा, दोनों से ही डिवाइड होगा, दोनों से ही डिवाइड होगा। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, मेरे प्यारे बच्चों, अगर पावर एक इवन नंबर है, इवन नंबर, तो ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा, ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा, दोनों से भाग होगा। कैसे? आप एन की जगह 2 रखो, आप एन की जगह मेरे दोस्तों क्या रखिए 2 रखिए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दुनिया जानती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, होता है कि नहीं होता है? आप बोलोगे हां जी सर, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। यानी कि n बराबर 2 रखने पर ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन रहा है, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बच्चा ए माइनस बी भी है, एक बच्चा ए प्लस बी भी है। इसी तरीके से अगर आप पावर 4 रखोगे मेरे प्यारे भाई, पावर 4 रखोगे, आप n की जगह 4 रखो मेरे दोस्तों, क्या बन जाएगा? अगर आप n की जगह 4 रखोगे मेरे प्यारे भाई, तो हो जाएगा a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। अब आप मुझे बताओ a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 क्या होता है बेटे? पावर 4 का मतलब है स्क्वायर का भी स्क्वायर, 2 दूनी 4। पावर 4 का मतलब है
पावर 2 का भी पावर 2, स्क्वायर का भी स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है पावर 4 का मतलब। पावर 4 का मतलब वर्ग का भी वर्ग कर रहे हो आप, ठीक है। तो देखो यहां फिर से फॉर्मूला लगा दो, तो इसका फॉर्मूला खोलोगे तो क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे इस बात को समझने की ताकत नहीं रखते दिमाग में, वो बच्चे इग्नोर कर दें, सीधा कॉन्सेप्ट रट लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया बच्चे, देखो फिर से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ गया, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया जी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बन गया कि नहीं बन गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये फिर से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया फिर से। यानी कि अगर मैं पावर चाहे 2 रखूं या फिर मैं पावर 4 रखूं, या मैं पावर 2 रखूं या पावर 4 रखूं, ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों हमेशा फैक्टर बन रहे हैं, दोनों ही फैक्टर बन रहे हैं, ए माइनस बी भी और ए प्लस बी भी। तो कॉन्सेप्ट बन गया ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में अगर पावर इवन है। मैंने आपको 2 एग्जांपल लिख के दिखाए, इससे ज्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी पावर रखें, चाहे आप पावर 2 रखें, चाहे आप पावर 4 रखें, चाहे पावर 6 रखें, ये हमेशा ए माइनस बी से भी भाग होगा और ए प्लस बी से भी भाग होगा, दोनों से भाग होगा। कनक जी इससे आराम से नहीं बताया जा सकता, इससे आराम से सिलेबस ना हो 5 साल में भी पूरा। मुझे स्लो करने की बजाय आप अपने आप को खुद फास्ट करने पे काम करिए। पता नहीं और क्या आराम चाहिए भाई। 1.5 घंटे की क्लास में 3 बात मैंने आपको बताई, 1.5 घंटे की क्लास में 3 बात नहीं समझ सकते तो नंबर सिस्टम की 100 कॉन्सेप्ट कैसे समझोगे फिर आप? ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन घर पे जाके 10 बार लिख के देखो आप। घर पे आपके पास टाइम ही टाइम है, घर पे जाने के बाद आपके पास टाइम ही टाइम है, 23 घंटे आपके। मेरे पास तो 1.25 घंटा ही है भाई, मुझे 1.25 घंटे में इतनी सारी चीजें पढ़ानी है? मैं इससे भी स्लो करूंगा तो नहीं करवा सकता। फिर आप एक 105 साल के जापानी बुढ़वा से पढ़ लीजिए, बुढ़वा से पढ़ लीजिए किसी जिसके हाथ कांपते हो, ऐसे 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 लिखता हो, ऐसे एन बराबर 2 ए वर्ग मान ऐसे करता हो। लिमिट होती है भैया, इतना सारा पढ़ने के लिए कैसे होगा आप खुद बताओ। ठीक है जी, तो मैंने आपको भाई ये 4 कॉन्सेप्ट समझाए, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट ये एक स्लाइड में, केवल मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट आज की क्लास में सिखाए। ये तो किसी काम का है नहीं, ये किसी काम का है नहीं, क्योंकि इस पे कोई सवाल बनेगा नहीं, इस पे कोई सवाल बनेगा नहीं। ये 3 कॉन्सेप्ट आपके काम के हैं। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में अगर पावर ऑड है तो ये नंबर ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा, ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा। अगर बीच में माइनस है तो ये नंबर हमेशा ए माइनस बी से डिवाइड होगा। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन नंबर है तो ये ए प्लस बी से भी भाग होगा, ए माइनस बी से भी भाग होगा, दोनों से डिवाइड होगा, दोनों से भाग होगा। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। निशु कह रहे हैं क्या वीक स्टूडेंट एसएससी में सिलेक्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आप वीक हो तो खुद को मजबूत करो। वीक स्टूडेंट कभी सिलेक्ट नहीं हो सकता। वीक स्टूडेंट खुद को मजबूत करके, खुद के सब्जेक्ट मजबूत करके, वीक स्टूडेंट एक मजबूत स्टूडेंट के बराबर नंबर लाकर सिलेक्ट हो सकता है। वीक स्टूडेंट कभी सिलेक्ट नहीं हो सकता। बात आई समझ में? ठीक है भाई, चलिए अब इस पर बेस सवाल लेते हैं। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया धीरे धीरे। अब ये कॉन्सेप्ट आपको याद भी रखने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट याद नहीं होंगे तो सवाल आप जल्दी जल्दी नहीं कर पाओगे। सवाल नंबर 1 बताओ बच्चों क्या आंसर है? यदि 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 को 33 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा?
ये मेरा सवाल है भाई मेरे, जल्दी से देखो, ऑप्शंस आपके सामने हैं। जब आपने सवाल देखा 29 की पावर 41, ये संख्या 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41, इस संख्या को 33 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? इस संख्या को 33 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा? सबसे पहले देखो ये संख्या कैसी है, बीच में प्लस है, पावर दोनों जगह 41, 41 पावर ऑड है, पावर दोनों जगह ऑड है, 41 एक विषम संख्या है बेटा। कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। सामने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, बस आपको याद होना चाहिए कि भाई a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर बीच में प्लस है, पावर ऑड है, तो ये नंबर हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगा। ये जो नंबर है मेरे प्यारे में 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 का फैक्टर मेरे दोस्तों क्या आएगा? a प्लस बी। इसका फैक्टर a प्लस बी यानी कि 29 प्लस 37 होगा। 29 प्लस 37 कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 66। इसका एक फैक्टर 66 होगा। ये जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है, संख्या 66 से पूरी पूरी भाग होगी। अगर बेटा ये संख्या 66 से भाग हो रही है तो 66 का ही बच्चा है 33, 66 का ही फैक्टर है 33। अगर ये संख्या 66 से भाग हो रही है तो 66 का फैक्टर 33 से भी भाग होगी, और 33 से भी भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? 0। आंसर खत्म। अगर कोई संख्या 66 से डिवाइड होती है तो इसका मतलब वो संख्या 33 से भी भाग होगी, और 33 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। मजा आया ना बेटा? आप बोलोगे सर ये तो मजा आ गया, इतना आसान सवाल आएगा। सवाल बहुत ज्यादा आसान आते हैं पेपर में, और ऐसा नहीं है कि ये इजी है तो केवल प्री के पेपर में आएगा। जैसे ये वाला आप सवाल देखो, ये वाला क्वेश्चन 2019 के सीजीएल के मेंस के पेपर में आया था। 2019 सीजीएल मेंस में इतना आसान सवाल, एक स्टेप का। बताइए, ऑड मतलब वो संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती, 1, 3, 5, 7। करिए, 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से भाग किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है? आपके सामने संख्या लिखी हुई है 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल बचेगा? बीच में क्या है मेरे दोस्तों? प्लस, बीच में प्लस है। पावर देख लीजिए, पावर 97 है, 97 2 से डिवाइड होता है? नहीं। तो पावर जो 97 है, जो पावर 97 है क्या है? एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है मेरे प्यारे। दिस इज ऑड नंबर, ऑड नंबर है। यानी कि ये जो संख्या है इसका फैक्टर a प्लस बी होगा। इस संख्या का एक फैक्टर a प्लस बी होगा। a प्लस बी का मतलब 127 प्लस 97 कितना आ जाएगा बेटा? 224। इस संख्या का एक फैक्टर 224 होगा। ये जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है बेटा, ये संख्या 224 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। इस संख्या का फैक्टर 224 है। लेकिन सवाल में तो पूछा क्या ये संख्या 32 से डिवाइड होगी? 32 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? बताओ। ये जो 224 है, क्या ये 32 से भाग होता? अगर मैं 224 को 32 से डिवाइड करूं तो 32 से कितनी बार जाएगा? 224 7 बार जाएगा। 32 सत्ते 224। यानी कि ये संख्या अगर 224 से भाग हो रही है तो 224 का ही एक बच्चा होता है 32। 224 का बच्चा 32। ये संख्या अगर 224 से डिवाइड हो रही है तो 32 से भी डिवाइड होगी, और 32 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। खत्म। बताइए मजा आया कि नहीं सवाल करके? अगर आपको समझ में आया है, कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो गया है मेरे प्यारे भाई, तो सब लोग कमेंट में यस लिख देंगे। आखिरी सवाल इस कॉन्सेप्ट का भी और इस क्लास का भी, बताओ।
सर हर दिन 6 आवर्स प्लस लाइव क्लास देखना पड़ता है, आई के नीचे डार्क सर्कल्स बन गया है, कैसे क्लास करें? 2 क्लास आपका, 1 क्लास इंग्लिश है। बेटा अगर आप 6 घंटे लाइव क्लास नहीं देख पा रहे, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, आपकी आंखें साथ नहीं दे रही, तो आप ये बताओ, आज ऑनलाइन का जमाना है, तो आप 8 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के जॉब कैसे करोगे? अगर ईमानदारी से जॉब करी जाए तो आपको 8 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना है, वहां भी कैसे करोगे? कुछ ना कुछ मेडिकेशन लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, करना तो पड़ेगा आपको। चाहे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएं, जीएसटी बन जाएं, आप एक क्लर्क बन जाएं मेरे दोस्त, आप इनकम टैक्स असिस्टेंट बन जाएं, आपको बैठ के तो कंप्यूटर के सामने ही काम करना है। आप 6 घंटे मोबाइल से पढ़ रहे हो, फिर आपको 8 से 9 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रहना है, सिस्टम के सामने। वो जमाने बीत गए जब आपको डॉक्यूमेंटेशन पेपर पे करना पड़ता था। आजकल डॉक्यूमेंटेशन भी जो करना है वो आपको कंप्यूटर पे पीपीटी में करना है। पीपीटी में कैसे करेंगे बेटा? ये तो एक लाइफ टाइम वाली प्रॉब्लम हो गई। वन ऑफ द फैक्टर्स वेर के इज एन ऑड नंबर, बोला है ये संख्या आपको दी है, ये संख्या आपको दी है, बोला है इस संख्या का गुणनखंड क्या होगा जहां के एक ऑड नंबर है। इस संख्या का गुणनखंड क्या होगा जहां के एक ऑड नंबर है। के एक ऑड नंबर है मेरे प्यारे भाई, इस संख्या का गुणनखंड क्या होगा मेरे दोस्तों? अब के ऑड नंबर है, ध्यान से देखो, यह 8 की पावर 2 के, तो 8 की पावर 2 के का मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर फिर उसकी होल पावर के। मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये बात समझ लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, कि अगर ए की पावर m और इस पूरे की होल पावर n करा जाए तो इसका मतलब हो गया ए की पावर m गुणा n, पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, ए की पावर m गुणा n, ठीक है ना? बोलो। प्लस 5 की पावर 2 के, 5 की पावर 2 के को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई 5 का स्क्वायर उसके होल पावर के, ये पावर की आपस में गुणाई हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये हो गया 8 का स्क्वायर बेटा 64 होता है, 8 का स्क्वायर 64, 64 की पावर के, प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 की पावर के। ये आ गया? बोले हाँ। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल यही आ गया। अब सवाल चीख चीख के कह रहा है सड़क पे कि के एक ऑड नंबर है, कि जो के है के एक ऑड नंबर है, विषम संख्या, बीच में क्या है? प्लस। और मैंने अभी समझा कि ए की पावर n प्लस बी की पावर n में अगर पावर एक ऑड नंबर है तो भाई इस संख्या का जो फैक्टर है, इसका जो फैक्टर है मेरे दोस्तों क्या होगा? इस संख्या का फैक्टर a प्लस बी होगा। इसका जो फैक्टर है वो 64 प्लस 25 89 होगा। तो इस संख्या का जो फैक्टर है वो क्या आ जाएगा बेटा? डी ऑप्शन 89, और ये आंसर आ जाएगा बात। ठीक है ना बच्चे? चलो, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें आज की क्लास के सारे कॉन्सेप्ट और सारे सवाल समझ आ गए? बताइए। एक बार कमेंट में हमें बताइए मेरे प्यारे भाई। उदय सिंह गलती मत करो भाई, ऐसी माइनर मिस्टेक मत करो। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, खेल खत्म। आज की क्लास को हम यहीं छोड़ते हैं, इसके आगे कल करेंगे। देखो आज की क्लास में मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट समझाए, आपने साथ साथ नोट्स लिए होंगे, नोट्स आपने बनाए होंगे। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको हमारे इस बुक मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग में मिल जाएंगे। इस बुक मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग में सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है कि भाई मुझे बार बार कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना पड़ता है, मैं तो बार बार भूल जाता हूं, मुझे तो बीमारी है भूलने की,
तो ये बुक आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। फायदा ये होगा कि कम से कम आपको कोई चीज छटाक से रिवीजन करनी है, बैठे बैठे 10 मिनट आपके पास खाली है, तो भैया 10 मिनट बैठ के रिवीजन ही कर लो। तो ये बुक आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। इससे बेस्ट बुक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए सीक्वेंस में पूरे मार्केट में, क्या पूरी दुनिया में नहीं है। आप इसको ऑर्डर कर लेंगे सब बच्चे, ठीक है जी। चलिए, तो आज इतना ही, बाकी हम कल मिलेंगे। बाय।